जंगल में ठंडी का मौसम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। बर्फ बारिश की तरह बरस रही थी। चिंकी चिड़िया के दो छोटे से अंडे थे और वो अपने घर में बैठी हुई थी। मुझे काफी ठंड लग रही है और मेरे अंडे ये न ठंडे पड़ जाए। किसी तरह अपने अंडों को मुझे गर्म रखना ही होगा। माँ चिड़िया अपने अंडों को गर्मी देने के लिए अपने पंखों में छुपा लेती है। मुझे लगता है मेरा एक अंडा ठंडा पड़ रहा है, मुझे कुछ करना होगा। वो अपने अंडों पर कुछ ज्यादा सूखी घास डालकर उनको ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी बर्फ की बारिश ज्यादा तेज हो गई। वो बर्फबारी इतनी हुई कि चिंकी के घर की छत पर ढेर सारी बर्फ जम गई। हे भगवान, मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तभी उसके घर की छत टूट जाती है और सारी बर्फ उसके घर के अंदर आ जाती है। हाय, मेरे अंडे, मेरे बच्चे! वो अपने घोंसले को पीठ पर रखकर वहां से उड़ जाती है। उसका ठिकाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। कहाँ जाऊंगी? थोड़ा बहुत मेरा आशियाना था, वो भी टूट गया। मैं अब अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचा पाऊंगी? ये बर्फबारी, ये मेरा शरीर जमाती जा रही है और मेरे अंडों का क्या हाल हो रहा होगा। माँ चिड़िया अपने अंडों को लेकर इधर उधर जाती है। सबसे पहले वो तोते के घर पर दस्तक देती है। तोते भैया, तोते भैया, मैं काफी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दे। मगर तोता और तोती गरम कंबल लपेटकर सो रहे थे। उनकी आंख नहीं खुलती। चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, मेरे लिए दरवाजा खोल दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो भी अपने घर में कंबल पहनकर साथ में चाय के कप, आग भी जल रही थी, आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। चिड़िया की ठंडी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ रही थी क्योंकि सभी अपनी दौलत के नशे में मगन बैठे हुए थे। थक हार कर चिड़िया उदासी में दूसरी दिशा में जाती है। वहां पर एक बड़े पेड़ की खोखड़ में काफी बड़ा सुराख था। मैं तो बाहर बैठ जाऊंगी, अपने अंडों को इस खोखड़ में डाल देती हूँ। अगर किस्मत हुई तो मेरे अंडों को नहीं लगेगी सर्दी और बच जाएंगे मेरे बच्चे। वो जैसे ही खोखड़ के अंदर जाती है, वहां पर एक बड़ा सांप था। हाय, मेरे बच्चे, नहीं, यहाँ नहीं। तभी चिड़िया चुपके से वहां से निकल जाती है। अरे, आज तो मेरी मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही। जहाँ भी जाऊं कोई ना मेरे अंडों को रखने के लिए राजी है और ना कोई मुझे रखने के लिए। चिड़िया पेड़ के बीच वाली टहनी पे जाकर बैठ जाती है। अपने पंखों से अपने अंडे को गरमाइश देने की कोशिश कर रही थी। मेरी रात कैसे गुजरेगी? ये तो दिन है, दिन में कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा, कोई मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा। मुझे रात के लिए कोई ना कोई आशियाना बनाना ही होगा। अपने अंडों को पेड़ के पत्तों में छुपा देती है और उन पर कुछ घास डाल देती है। चिड़िया अपना आशियाना बनाने के लिए मेहनत करने के लिए चली जाती है। जाते जाते वो इंसानों की बस्ती में जाती है। किसान की पत्नी भी ठंडी में आग जलाकर बैठी हुई थी। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, प्लीज मेरी मदद जरूर कीजिएगा। हाँ चिड़िया, बोलो क्या हुआ? इतनी ठंड में तुम अपने घोंसले में क्यों नहीं बैठी? बस क्या बताऊँ आपको, मेरा घोंसला टूट गया है, मेरे 2 अंडे भी हैं। मुझे उनके लिए अभी अभी घर बनाना होगा। सूखी घास और पत्ते तो कहीं नहीं मिल रहे। हाँ चिड़िया, तुमको जरूर कुछ अलग करना होगा, ऐसे में तो तुम्हारे अंडे ठंडे पड़ जाएंगे। माँ जी, क्या आप मुझे कुछ कपड़े दे सकती हैं? कपड़ों से मैं थोड़ा सा खैमा बना लूंगी और अपने बच्चों के साथ रात बिता लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान की पत्नी उसको 2-4 कपड़े दे देती है। चिड़िया वो कपड़े लेकर वापिस अपनी जगह पर आ जाती है। इस बार चिड़िया पेड़ पर घोंसला नहीं
बल्कि नीचे ही बर्फ के ऊपर तंबू लगाने वाली थी। चिड़िया अपना खैमा तो बना लेती है, मगर उस खैमे पर भी अब बर्फ जमते जा रही थी। अपने अंडे और घोंसला लेकर वो खैमे में आ जाती है। कुछ सुख का सांस लिया मैंने। थोड़ी सी आग जलाकर अपने अंडों को गर्मी दे देती हूँ, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो गए हों। माँ चिड़िया अपने अंडों के लिए खैमे में आग भी जलाती है। एक माँ सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ अपने अंडों को बचाने के लिए जतन ही कर रही थी। अंडों पर गर्मी पड़ती है तो उसके अंडे हिलने लग जाते हैं। हे ऊपर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंडे बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है अब तो फूटने वाले हैं मेरे अंडे। तभी उसके अंडे फूटते हैं और अंडों में से 2 बच्चे निकलते हैं, लाल पंखों वाली बेटी और फिर सुंदर से गुलाबी पंखों वाला उसका बेटा निकल कर आता है। मेरे बच्चों, आपको इस दुनिया में लाने के लिए मुझे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। आ जाओ, मैं आपको अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। एक माँ जो थकी हुई थी, अपने बच्चों को देखकर उसकी थकावट खत्म हो जाती है, रात भी हो जाती है। उसके घर में आग भी जल रही थी और अपने बच्चों को वो अपने साथ सुलाए हुए थी। जैसे ही आधी रात होती है, उसके खैमे पर दोबारा बर्फ ज्यादा जम गई तो खैमा भी नीचे टूटकर गिर पड़ा। मेरे बच्चों, इधर आओ मेरे पास। यही आशियाना था, वो भी खत्म हो गया। इस ठंडी में कहाँ लेकर जाऊंगी मैं आपको? मेरे पंखों में छुप जाओ। उसके बच्चे अभी इतने छोटे थे कि वो बोल नहीं सकते थे, मगर ठंड लगने की वजह से सिर्फ रो रहे थे। मेरे बच्चों, रो तो नहीं, आपकी माँ आपके साथ है। खुद ठंडी में जैसे भी बैठी थी, मगर पंखों के अंदर की गर्मी में अपने बच्चों को छुपाए बैठी थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी फाख्ता कांपते हुए आती है। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? मैं बहुत भूखी हूँ। भूख मुझे कुछ ज्यादा लग रही है। माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ दाने हैं, वो भी चने के। क्या आप ले लोगी? हाँ बेटा, मैं ले लूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। माँ जी, आप चिंता मत करो, आप यहाँ पर बैठो। वो मेरा तंबू नीचे गिर गया है, तंबू को उठाकर मैं दाना आपको ला देती हूँ। माँ चिड़िया जतन करके वो जो कुछ दाने चने के घर में रखे थे वो बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटा, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे खाने के लिए कुछ बचा है? नहीं माँ जी, पर आप चिंता मत करो, आप तो बूढ़ी हो, मैं फिर से कमा लूंगी, आप ये खा लो। वो बूढ़ी फाख्ता चने के दाने खा लेती है। चना खाने के बाद वो तुरंत एक परी में बदल जाती है। चिड़िया, तुम मुश्किल में भी दूसरों की मदद करती हो। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुम्हारी भिक्षा ले लूं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, अच्छी होती तो भगवान मुझे अच्छा घर देते, मुझे सब सुख सुविधाएं देते, आज मेरे बच्चे ठंड में ना होते। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो चुटकी में हो जाएगा। तभी वो परी चिड़िया के लिए प्यारा सा बर्फ का 3 मंजिला घर बना देती है। अरे ये क्या, ये तो पूरी तरह बर्फ से बना हुआ है, ये तो ठंडा होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अंदर से बहुत गर्म है ये, अंदर जाकर तो देखो। चिड़िया जब घर के अंदर जाती है, घर में सब कुछ था, घर में अनाज भी था, दाना भी था और फिर साथ में गर्मा गर्म घोंसले भी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है। और तुम्हारा बहुत धन्यवाद, एक बूढ़ी फाख्ता को तुमने खाना खिलाया है। ऐसे चिड़िया अपनी मेहनत और अपनी सच्ची लगन से अपना सुंदर सा घर बनवा लेती है। चिड़िया का घर अब जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत था। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा,
जैसे पेड़ भी सांस रोक कर खड़े हो। नीम के पेड़ के ऊपर एक छोटी सी दुनिया। चिंकी चिड़िया का 4 मंजिला घोंसला। चिंकी, उसका पति बबलू, बेटा टिंकू और बेटी पिंकी। एक छोटा सा परिवार, लेकिन सपने आसमान के बराबर। बबलू जी, देखो ना, आज सूरज कितना अच्छे से चमक रहा है। हाँ चिंकी, जब घर में प्यार हो तो हर दिन खूबसूरत लगता है। तभी जंगल में हवा तेज होने लगती है। दूर जंगल के कोने में कुछ आवाजें, पेड़ टूटने की, मिट्टी हिलने की, जैसे जमीन जख्मी हो गई हो। तोता डर जाता है और वो सीधा चिंकी के पास आता है। चिंकी, तुमने सुना? जंगल के पुराने हिस्से में कुछ हिला है। क्या मतलब? जैसे पेड़ उठ रहा हो, जैसे कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। बबलू ने आसमान देखा, बादल काले पड़ चुके थे। चिंकी, कुछ तो गलत है, मुझे डर लगता है, कोई हम पर नजर रखा हुआ है। तभी उनके सामने एक जुगनू चमका। चिंकी, अंधेरा आ रहा है, इसीलिए मुझे सुबह में ही आना पड़ा। देखो, जंगल में कुछ जाग गया है। क्या कह रहे हो तुम? अपने बच्चों को संभाल लो, जंगल अब तुम्हारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। जुगनू गायब हो गया। चिंकी ने बच्चों को गले से लगाया। उसकी आंखें नम थी, दिल में एक अजीब सा खौफ। बबलू जी, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो सब बदल देगा। जो भी हो, हम साथ हैं, और जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमारा घर नहीं तोड़ सकता। जंगल में पूरी तरह अंधेरा छा गया और फिर हर पेड़ चुप था, जैसे कुछ समझ गया हो। और इस खामोशी के पीछे एक पैरों की खट खट सुनाई दी। देखो रीतू, ये चिड़िया लोग दिन ब दिन बड़े बड़े घोंसले बना रहे थे, 4 मंजिला 5 मंजिला, जैसे जंगल उनके बाप का हो। हाँ, और सबसे ज्यादा इज्जत भी उन्हीं को मिलती थी। कबूतर उनका दोस्त, तोता उनका पड़ोसी, और हम जंगल के काले लोग। बस अब और नहीं, जंगल का असली राजा मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। अब इनके पंख मैं तोड़ के रख दूंगा। रीतू ने पत्थर के पीछे से कुछ उठाया। एक पुराने पत्थर पर लिखी लिखाई कुछ यूं थी। उस पर लिखा था, जंगली दानव को जगाओ, जंगल तुम्हारा होगा। कालिया, ये देखो, ये पुरानी दास्तान सच थी। अगर हम उस दानव को जगा ले तो जंगल में कोई हमारा मुकाबला नहीं करेगा। दानव जो पेड़ों के ऊपर तक हाथ पहुंचाता है, जो छोटी चिड़िया को हवा में ही पकड़ लेता है, हो, वो ही हमें जंगल का मालिक बनाएगा। डरते कपकपाती मीमो चील सीधा कौवों के पास आती है। तुम दोनों अभी भी जिंदा हो? जंगल में तो बहुत कुछ बदल रहा है, मुझे उसकी बू आ रही है, भयानक बू। वही तो चाहिए मुझे मीमो, उस मौत से ही तुम्हारी और हमारी जीत का रास्ता निकलेगा। और जब सब डर कर भागेंगे, हम उनके घोंसले ले लेंगे, उनका आसमान, उनका घर, उनका नाम, अरे सब हमारा होगा। तभी जंगल में दोबारा वही कदमों की आहट सुनाई देती है। ये क्या है? हो, आ गया जंगली दानव, आ गया, सच में आ गया। उसके कदम रखते ही जमीन भी कई जगहों से फट गई थी। काफी खतरनाक, मुंह से आग निकालने वाला दानव था वो। उसके बड़े बड़े हाथ पेड़ों के ऊपर से जाते थे। कुछ घोंसले वो अपने हाथ से पकड़कर नीचे टपक रहा था, और फिर उसकी आंखें ऐसे लाल जैसे उसकी आंखों में शरबत बन रहा हो। तभी वो दोनों कौवे जल्दी से उस दानव के सामने जाते हैं। मैं हूँ कालिया, जंगल का असली मालिक। तुझे जगाया मैंने और तुझे खिलाएंगे ये चिड़िया लोग। चिड़िया का नाम सुनते ही दानव अपने मुंह से कुछ बोलने लगता है। बोल तो नहीं सकता था, मगर उसको समझने के लिए वो काले कौवे सामने ही बैठे थे। पूरी तरह रात हो चुकी थी, जंगल में अंधेरा छा चुका था। तभी वो दानव शदीद गुस्से में जंगल में निकलता है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? मुझे डर लग रहा है। हाँ मम्मा,
मुझे भी डर लग रहा है। चिक्कू बेटा, अब जल्दी से पापा के पंखों में छुप जाओ और मैं यहाँ पर पिंकी को छुपा लेती हूँ। वो दोनों माता पिता नींद तो दूर के दानव के बड़े बड़े मोटे मोटे पाँव जमीन पर पड़ते ही जमीन को हिला रहे थे। वो पेड़ पौधों को अपने हाथों से नीचे गिरा रहा था। मैं बाहर जाकर एक बार देखना चाहती हूँ, आखिर क्या है, यह आवाज कैसी है। अरे मत निकलो चिंकी, हम अपने घर में ठीक बैठे। दानव के बड़े बड़े मोटे मोटे पाँव जमीन पर पड़ते ही जमीन को हिला रहे थे। वो पेड़ पौधों को अपने हाथों से नीचे गिरा रहा था। मैं बाहर जाकर एक बार देखना चाहती हूँ, आखिर क्या है, यह आवाज कैसी है। अरे मत निकलो चिंकी, हम अपने घर में ठीक बैठे हैं, मत निकलो। नहीं, मुझे निकलना होगा बच्चों की सुरक्षा के लिए। ऐसा ना हो वो खतरनाक चीज खुद ही हमारे घर में घुस जाए। चिंकी जैसे ही बाहर जा रही थी तभी वो जुगनू आ गया। मत जाओ, तुमको मैं पहले बता रहा हूँ, वो आ गया, वो बहुत खतरनाक है। क्या कहना चाहती हो जुगनू, कौन आ गया है? वो जंगली दानव आ गया है और वो इतना खतरनाक है कि चिड़ियाओं को उड़ते हुए पकड़ लेता है और पेड़ों को हाथ से उखाड़ देता है, खून पी जाता है। ऐसे कैसे खून पी जाएगा वो हमारे बच्चों का? उस दानव को जगाया किसने? वो तो पूर्वजों से सुनते आए थे कि वो एक पत्थर के नीचे कैद था, उसको कालिया और रीतू ने जगा दिया। ये लोग तो बहुत बुरे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दानव इन्हीं को खाकर चला जाए। चिड़िया के लहजे में एक अजीब सी बहादुरी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो एक चिड़िया के तौर पर नहीं, एक माँ और उसकी ममता के तौर पर लड़ने जा रही है। चिड़िया बाहर निकलती है तो दानव उसको देखकर और गुस्से में आ जाता है। शाबाश, इस छोटी चिड़िया को तो पकड़ लो जाकर, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी यही है। वो दानव और कालिया एकदम एक दूसरे के इशारों को समझ रहे थे। तभी चिड़िया के पीछे भागता है। भागो, मेरे पीछे भागो, तुम बड़ा ही पकड़ते हो ना उड़ती चिड़ियाओं को। आगे उड़ती हुई चिंकी ऐसे ही बात कर रही थी। चिंकी उड़ते जा रही थी और फिर पीछे मुड़कर उससे बातें भी कर रही थी। अपने घरों से दूर ले जाकर एक मैदान में चिड़िया और दानव आमने सामने हो जाते हैं। दानव पूरा जोर लगाता है और फिर चिड़िया पर आग फेंकता है। चिड़िया दूसरी तरफ हटकर खुद को आग से बचा लेती है। कितना फेंकोगे मुझ पर? तुम एक दिन जरूर माँ की ममता से हार जाओगे और मैं तुमको आज ही जहन्नुम में भेज दूंगी। चिड़िया बहादुरी से लड़ रही थी, तभी उसका दोस्त जुगनू आता है। जुगनू हट जाओ, तुम छोटे हो, ये आग का गोला तुम पर भी फेंक सकता है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये एक छोटी सी शक्ति है, इससे तुम भी इस पर आग फेंक सकती हो। उस शक्ति को लेकर अब चिड़िया भी दानव के मुकाबले में आ गई थी। वो आग फेंकता तो इधर से चिड़िया भी आग के गोले फेंक रही थी उस पर। अपने पंखों में जोड़ कर आग का गोला वो सीधा दानव पर फेंक रही थी। दानव का तो नहीं पता, मगर कहते हैं कि वो एक मिट्टी और पत्थर से बनाया गया अजीब सा डेविल था। कालिया जी, यहाँ पर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे वो लोग, न जाने कहाँ चले गए होंगे। अरे मुझे लगता दानव उसको मार लिया होगा, अब खा रहा होगा चिड़िया को। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है कहीं हमारा दानव ही न मर गया हो। अरे उसको कोई नहीं मार सकता, वो मर सकता है, वो जरूर मर सकता है अगर उस पर कोई आग फेंके या फिर उसका कोई पूरी तरह आधा घंटा मुकाबला कर ले, वो तो मर जाएगा। परेशानी में कालिया और रीतू दूसरी जंगल की दिशा में जाते हैं जहाँ पर उनकी जंग हो रही थी। तभी चिड़िया कुछ गोले एक साथ फेंकती है तो दानव को पूरी तरह आग लग जाती है। कालिया जी, जल्दी से पानी लेकर आओ, नहीं तो आज हम हार जाएंगे। नहीं, मैं हारूंगा नहीं, जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि चिड़िया दो गोले उनकी ओर फेंकती है, एक कौवे की ओर और एक रीतू की तरफ। हाय बचाओ, हमें तो आग लग गई, बचाओ 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 कुछ ही करते हैं कि तभी उनका पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये लोग ना होंगे
और ना ये लोग कभी तानाब को दोबारा बुला पाएंगे। जंगल के शांत कोने को जहन्नुम बना दिया था इन्होंने। तभी चिड़िया एक बड़ा सुख का सांस लेती है। बचा लिया मैंने अपने बच्चों को, एक चिड़िया बनकर नहीं, एक माँ और उसकी ममता और उस प्यार से मैंने जंगल का सुकून फिर से जीत लिया। जंगल के पक्षी खुशी से गुनगुनाते वहाँ पर आते हैं और फिर खूब हल्ला गुल्ला और मस्ती करते हैं, क्योंकि उनके जंगल में से बुराई, झूठ, सुबह की पहली किरणें जैसे ही पेड़ और पौधों पर पड़ रही थी, वो अपनी छाया हर जगह बखेर रहे थे। फूल मुस्कुरा रहे थे। जंगल की हवा में एक अलग ही सुकून था। एक छोटे से घर के बाहर चिंकी चिड़िया अपने छोटे से परिवार के साथ बैठी थी। बबलू जी, मैं चाहती हूँ हमारा खेत इतना बढ़ जाए कि मेरे बच्चों की तकदीर बदल जाए। मम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ, हमारा खेत इतना अच्छा हो जाए, हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करें। हाँ मम्मा, मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे खेत के जैसा किसी का खेत ना हो, बस हम खेत के बड़े बड़े मालिक हों। टिंकू बेटा, ऐसे नहीं सोचते, हर कोई अपनी किस्मत का खाता है, इसीलिए सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और चिंकी, मैं कहता रहा था कि कोई और सब्जी उगा लेते हैं, मगर तुमने जिद किया और टमाटर, देखो अभी तक टमाटर हुए भी नहीं। तभी चिंकी हंसते हुए कहती है मुझे लगता है अब टमाटर को गाना सुनाना पड़ेगा, तभी यहाँ से लाल लाल टमाटर निकलेंगे। हाँ, सुना कर देख लो तुम गाना, बढ़िया गाने वाली। हो। चिंकी अपने टमाटरों के पौधों में जाकर बैठ जाती है। सच में गाना सुनाना चाहिए। कोई नहीं, मेरा थोड़ा सा दिल ही बहल जाएगा। उग जा रे टमाटर, सोना बन जा रे टमाटर, उग जा रे टमाटर, सोना बन जा रे टमाटर। अपने पंखों को खोलकर वो टमाटर के पौधों के बीच में चलते हुए ये सब गा रही थी। उग जा रे टमाटर, सोना बन जा रे टमाटर। चिड़िया लगता है पागल हो गई हो। उग जा रे टमाटर, सोना बन जा रे टमाटर, जैसे तुम्हारे कहने पर वो सोने के बन जाएं। अरे रीतू, कभी कभी अच्छा भी सोच लेते हैं। कोई नहीं, क्या पता कोई सुंदर घड़ी हो और मेरी ये वाली प्रार्थना कबूल हो जाए। अरे सब्जी वाले, लाल टमाटर तो उग नहीं रहे, तेरे को किसकी पड़ गई, वो भी सोने के टमाटर। ना बहन ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक बड़ी मोटी लकड़ी के ऊपर दो छोटे बहन भाई टिंकू और पिंकी बैठे हुए थे। जब हमारे टमाटर हो जाएंगे ना, मैं उनका केचप बनाऊंगा। मैंने सुना है कि केचप बहुत अच्छा होता है। और मैंने एक बार पोइम सुनी थी, मैं अपने टमाटरों के लिए वो वाली पोइम गाऊंगी। कौन सी वाली, जरा मुझे भी सुनाओ। सुना देती हूँ। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ये वाली तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो हमारे टमाटर सुनकर खुश हो जाएंगे। वो दोनों बच्चे खुशी से अपने खेत में आते हैं और फिर छोटी पिंकी गाती है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तभी वहाँ पर कव्वू का बेटा जोजो आ जाता है। टमाटर तो दिख ही नहीं रहे, मजेदार कहाँ से हो गए। जोजो, जब हमारे टमाटर बड़े हो जाएंगे ना, तब हम उनको ये वाली पोएम सुनाया करेंगे। मंदिर बना नहीं और पुजारी पहले आ गए, पहले टमाटर तो उग लेने दो। हो। मम्मा ठीक कहती है, तुम पूरा परिवार पागल का पागल हो। जोजो ऐसे मत बोलो, जब हमारे लाल टमाटर हो जाएंगे देखना, फिर हमारे टमाटर सबसे अच्छे होंगे। वैसे टिंकू और पिंकी, सपने ना रात में देखा करो, दिन में सपने सही नहीं होते। ये कहकर जोजो वहाँ से चला जाता है। बच्चों की माँ नदी पर पानी भर रही थी, बच्चे भी वहीं पर चले जाते हैं। मम्मा, क्या हमारे टमाटर कभी नहीं उगेंगे? अरे प्यारी बेटी, आपको किसने कह दिया कि आपके टमाटर नहीं उगेंगे? हमने तो बीज डाल दिए, पौधे हो गए, अब तो टमाटरों का आना बाकी है ना।
मम्मा जो कह रहा था मंदिर बना नहीं और फिर पहले ही पुजारी आ गए। क्यों बेटा, आप ऐसा क्या कर रहे थे? मम्मा मैं तो टमाटर वाली पोएम गा रही थी। कोई बात नहीं बच्चे, आपकी प्यारी सुरीली और मधुर आवाज से देखना एक दिन टमाटर जरूर निकलेंगे। पानी के मटके भर भर के वो अपने खेतों में डालती और वही छोटी चिड़िया हमेशा गाती रहती, उग जा रे टमाटर सोना बन जा रे टमाटर, उग जा रे टमाटर सोना बन जा रे टमाटर। वो अपने टमाटरों में चलते रहती, पानी देते रहती और फिर गाती भी रहती, मेरे टमाटर एक दिन जरूर मेरी मधुर आवाज से जागेंगे, जरूर जागेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए मगर टमाटरों के पौधों से अभी तक एक भी टमाटर नहीं निकला था। रात में वो माँ चिड़िया परेशानी में थी। मेरे बच्चे सो रहे हैं, मुझे हमेशा यही फिक्र लगी रहती है कि कल उनको दाना दे भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। और चिंकी क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बबलू जी, मैं तो सोची थी कि टमाटर का खेत होगा, अपने टमाटर होंगे, कभी खा लेंगे, कभी बेचकर पैसा कमा लेंगे। अरे अभी से दिल छोटा मत करो। मैं क्या करूं, समझ भी नहीं आता है मुझे, ये टमाटर ना जाने कब उगेंगे। चिंकी अब थोड़ा नाउम्मीद होने लगी थी। अरे ये क्या, मैं तो एकदम पूरी उम्मीद खो बैठी हूँ। एक माँ की ममता कभी भी उम्मीद खत्म नहीं करती। चिंकी को घर में उदासी छा रही थी। वो बाहर चली जाती है। सामने उसका खेत जगमग कर रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। टमाटर हो या ना हो, मगर ये टमाटरों के पौधों से तो जैसे प्यार सा हो गया है। वो चिंकी फिर से अपने टमाटरों के बीच में जाकर बैठ जाती है। मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ ना मेरे टमाटर के पौधे। उग जा रे टमाटर सोना बन जा रे टमाटर, उग जा रे टमाटर सोना बन जा रे टमाटर। वो माँ चिड़िया आंखें बंद करके सुरीली और मधुर आवाज में ऐसे गाना गा रही थी। उसके गाने की आवाज जिस टमाटर के पौधे पर पहुंचती गई, वहां से रोशनी निकलती गई और फिर सोने के टमाटर उसी समय उगकर आ गए। और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मेरा तो पूरा घर रोशन हो गया है, एकदम सोने की जैसी रोशनी है ये। बबलू जब देखने के लिए बाहर निकल कर आता है तो उसकी पत्नी मधुर आवाज में गा रही थी और उन टमाटरों के पौधों पर सुंदर से सोने के बड़े बड़े टमाटर आ चुके थे। अरे चिंकी, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, ऊपर वाले ने तुमको दे दिया जो तुम मांग रही थी। क्या दे दिया मुझे? जब चिंकी आंखें खोलती है तो हर जगह सोने के प्यारे प्यारे टमाटर लगे हुए थे। हे ऊपर वाले, मैं समझ सकती हूँ सुनने में थोड़ा देर जरूर करते हो, मगर जब भी सुनते हो पूरी कर ही देते हो। माँ चिड़िया अपने सोने के टमाटर देखकर बहुत खुश थी। उस पर हंसने वाले पक्षी वो भी उसी रोशनी को देखकर बहुत हैरान थे। थोड़ी ही देर में जंगल के सभी पक्षी उसके खेत में जमा हो जाते हैं। चिड़िया, कौन सा जादू करती रही हो तुम? जादू का तो नहीं पता, मगर अपनी मधुर आवाज में मैं गाना गाकर अपने टमाटरों को सोने का बना ली हूँ। पति जी, हम भी अपने खेत में जाकर कोई ना कोई गीत गाते हैं, जल्दी चलो, क्या पता हमारा भी सोने का खेत बन जाए। वो दोनों पति पत्नी जल्दी से अपने आलू के खेत में जाते हैं। सोना बन जा रे आलू, उग जा रे आलू, सोना बन जा रे आलू। ये आलू मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? तभी वो अपने कुछ आलू उखाड़ देती है। बीच में एक आलू बोलने लगता है, अरे मालकिन जी, उग तो गए हैं, अब क्या करें? तुम हमें तोड़कर खाना शुरू कर दो। मैं क्यों फीके आलू खाऊंगी, मैं तो सोने के आलू खाऊंगी। सोने के बन जा, सोने के बन जा। बढ़िया, सोने के बन जा। वो ऐसे ही आलू तो उग चुके थे उसके, और वो आलूओं को सोने का बनाने का सोच रही थी। मगर हर किसी के साथ एक जैसा कहाँ होता है। वो रात भर गाती रही मगर कुछ नहीं मिलता उसको। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सोने का टमाटर उगाना है तो आप भी ऐसा कहकर ज़रूर देखना।
हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।